नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में करेंगे हिस्सा शिरकत। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। जोशीमठ भू धंसाव का मामला। 77 दिन से तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन जारी। संघर्ष समिति ने मांगे नहीं मानने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की दी चेतावनी। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। प्रशासन की टीम लगातार ले रही व्यवस्थाओं का जायजा। आंचल दुग्ध संघ के प्लांट में मिली कई अनियमितताएं। दूध के 9 सैंपल्स में एक निकला फेल। खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा। फरार अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हाई अलर्ट। सघन चेकिंग अभियान जारी। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे आपदा से प्रभावित सोंगपुल और ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों का निरीक्षण करेंगे। शाम 5 बजे बहुउद्देशीय शिविर के समापन और जनसभा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिव जूनियर हाई स्कूल थेवा मालदेवता देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री धामी रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा राहत कामों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक लेंगे। शाम 6:30 बजे के बाद अगर दूसरे कार्यक्रमों की बात करें तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सिमली के राजकीय बेस अस्पताल के 50 बेड के नवनिर्मित भवन और ट्रांजिट हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चमोली जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। पूरे प्रदेश में 864 एएनएम की नियुक्ति की गई है। 300 से ज्यादा डॉक्टर्स की नियुक्ति 30 मार्च तक हो जाएगी। चारधाम को देखते हुए चमोली जनपद को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहाड़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारा दिया, 1 साल पूरा प्रदेश बदहाल। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में 35,000 करोड़ का कर्ज अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पहुंच गया है। राज्य को कर्ज में धकेलने वाली धामी सरकार अपनी वाहवाही कर रही है, जबकि राज्य में महिला सुरक्षा के नाम पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। रोजगार के नाम पर भर्ती घोटालों का आज पर्दाफाश अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा पलायन और पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन के खतरे से बचाने को कोई काम नहीं हुआ। सरकार प्रदेश में विकास नहीं केवल भ्रष्टाचार में जुटी है। अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम है। अधिकारी बजट का पैसा तक खर्च नहीं कर पा रहे। लिहाजा ये सरकार का 1 साल पूरी तरह से बदहाल रहा है। सतहत्तर दिन से जोशीमठ के तहसील प्रांगण में जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवारों द्वारा आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि लगातार जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवारों का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धंसाव का मुख्य कारण एनटीपीसी है और एनटीपीसी द्वारा ही जोशीमठ का आज ये हाल बना हुआ है।
जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवार तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं एक तरह और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सती का कहना है कि जब तक जोशीमठ नगर को पूरी तरह से आपदा पीड़ित घोषित नहीं किया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी तक कोई भी हमारे जोशीमठ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है सरकार ने। तो मैं कहती हूँ हमारे जब तक मांग पूरा नहीं हुआ तब तक तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर इससे आगे भी हमें कुछ करना पड़े, धरना देने पड़े या चक्का जाम वगैरह, हम वो भी करेंगे। तो सरकार अगर अपना सुचारू रूप से अगर यात्रा चलाना चाहती है तो जो है कि हमारी मांगे पूरा करे। वो 2.5 महीने से ज़्यादा से लोग यहाँ बैठे हैं और लगातार आंदोलन में हैं। प्रभावित लोगों की मांग जो है यही है कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए, क्योंकि पूरे ही जोशीमठ में जो है अब दरारें दिखने लगी हैं। जो दरारें जो है 14-15 महीने पहले एक इलाके से, एक मोहल्ले से शुरू हुई थी, वो आज जो है पूरे जोशीमठ उससे ग्रस्त हो गया है। तो इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 1 महीने का वक्त और बचा है। आपको बता दें कि ऐसे में प्रशासन की टीम लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 27 अप्रैल सुबह 7:15 बजे खोले जा रहे हैं। ऐसे में धाम में प्रशासन की टीम तैयारियों में जुट गई है। जगह जगह सड़क को ठीक करने और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं धाम में मास्टर प्लान का काम भी चल रहा है। धाम में यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए यातायात प्लान तैयार किया गया है। आपको बताते चलें कि यात्रा के दौरान धाम में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए धाम में सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। हम यात्रा के लिए अभी हमारे द्वारा सर्वप्रथम सभी जो सड़कें हैं हमारी जो कि धाम को जाती हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले सप्ताह भी 2 बार बद्रीनाथ जाया गया, जिसमें बीआरओ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि जहां पर भी सड़क पर गड्ढे हो गए हैं या भूस्खलन जोन बने हुए हैं या कहीं पर जहां पर ब्लास्टिंग की वजह से सड़क टूट गई है उनको तत्काल ठीक करें। साथ ही जो धाम में इस बार मास्टर प्लान के काम चलने के कारण कुछ हमने रूट्स में चेंजेस किए हैं, तो वहां पर प्रॉपर साइनेज हम लोग लगा रहे हैं जिससे यात्री जब आए तो उनको रास्तों की वजह से भटकाव न हो। साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का भी पूरा एक ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है। जोशीमठ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन भंडारी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। नवीन, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह काफ़ी है। अब जबकि धाम के जो पाट खुलने का समय आ गया है, किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं? पिछले दिनों में जिस तरह भी जोशीमठ में घटनाएं हुई हैं, लोगों के जहन में कुछ शंकाएं जरूर हैं, लेकिन प्रशासन चाहता है कि उन सभी शंकाओं का निदान करते हुए सुरक्षित इस यात्रा को रखे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से चारधाम की यात्रा अब सुचारू होने की तैयारियों में है, लगातार प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं बात की जाए जोशीमठ देवनगरी को लेकर के, जोशीमठ में भू दशाव के मामले बिल्कुल कम होते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में अगर चारधाम की यात्रा अगर तुरंत शुरू होती है तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को इसका फायदा भी जरूर मिलता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि अगर जिस तरीके से बीआरओ लगातार उन सड़कों को दुरुस्त करने में लगी हुई है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लगातार बीआरओ की टीम भी वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी की, तो कुमकुम जोशी का 2 बार बद्रीनाथ का दौरा भी हो चुका है। वहीं कुमकुम जोशी का कहना है कि लगातार प्रशासन की नजरें बद्रीनाथ धाम पर बनी हुई रहेगी। वहीं बस देखा जाए तो हालांकि अगर बद्रीनाथ को लेकर के 1 महीना का समय और रह चुका है यात्रा को लेकर के। जी बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जोशीमठ में जो चारधाम के यात्रा के रास्ते की बात करें तो वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, सड़क में जो गड्ढे हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
राज्य सरकार के उपकरण आंचल दुग्ध संघ के प्लांट से लिए गए दूध के 9 सैंपल में एक सैंपल फेल आने से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिला खाद्य संरक्षा विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि इसमें निर्धारित मात्रा से ज्यादा मेलामाइन पाया गया। जयदीप अरोड़ा, संयुक्त निदेशक दूध डेयरी विकास विभाग ने कहा कि वो जल्द ही खाद्य संरक्षा विभाग से री अपील करेंगे कि दूध सैंपल की गाजियाबाद लैब में फिर से जांच की जाए। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला खाद्य संरक्षा विभाग अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आंचल दूध में तय मानकों से ज्यादा मेलामाइन मिला है। पीसी जोशी ने कहा कि ये एक गैर कानूनी चीज है और ये आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जहां तक री अपील की बात है, री अपील की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जो उसमें मेलामाइन की मात्रा पाई गई है, तो उसमें हमने जो है इनको नोटिस दिया था और इनको 30 दिन का टाइम दिया था और उसमें ये अपील कर सकते थे। अगर उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो उसमें ये प्रोविज़न है एक्ट में, और तो आगे फिर उसमें जो है हम उसको सेंट्रल लैब में चेक कराते, लेकिन उसका जो टाइम है वो टाइम लिमिट पूरा हो गया है और इनके द्वारा कोई अपील भी नहीं आई है, कोई इसका जवाब भी नहीं आया है। तो ये जो हम इससे संबंधित जो पूरी पत्रावली है वो आयुक्त महोदय को उसमें अनुमति के लिए भेज दी गई है। वहाँ से जब अनुमति आती है तो उसके बाद माननीय सीजीएम कोर्ट में जो है इनका फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। देखते रहिए जन टीवी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का 1 साल बन रहा नई मिसाल।
जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून की कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजधानी के लक्ष्मण चौक क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी किए गए 15 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और 3,85,000 रुपए नकद के साथ ही 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तीन संदिग्ध इस प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक साजिद, एक चाहत और एक एहसान है। इसमें से 2 अभियुक्तों की हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है और तीसरे की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके पास से जो चोरी किया गया सामान है उसमें से लगभग 3,85,000 कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। इसके अलावा इनके द्वारा जो चोरी की गई ज्वेलरी है उसको SBFC में लोन लिया गया था, उस पर लगभग 7 लाख का लोन लिया गया था और जो इन्होंने आपस में बांट लिया था वो पैसा भी रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ पैसा इनके द्वारा अकाउंट में भी डाला गया था, उस अकाउंट को हम लोगों ने फ्रीज किया। रुद्रपुर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा है। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश की फोर्स अलर्ट मोड पर है। वहीं उत्तराखंड जनपद की उधम सिंह नगर पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। जिले के कप्तान ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जाए। उसी को लेकर पुलिस ने यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सभी वाहनों को रोककर एक एक आदमी की तलाशी ली और हर आने जाने वाले पर निगाह जमाए हुए है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी G20 के वर्ल्ड टीबी समिट में शामिल हो रहे हैं। और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना स्थली काशी में वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर दुनिया से और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का भी प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का, जिन्होंने वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर इस समिट का आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में आयोजित किया है। काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की स्थली है, जहां से देश की संसद में वे स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में भारत जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है,
स्टॉप टीबी कैंपेन की जो अधिशासी निदेशक के उद्बोधन में वे बातें बहुत अच्छे ढंग से यहां पर प्रस्तुत भी हुई हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब भारत दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। और इस अवसर पर 2018 में जो एक संकल्प पूरी दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने के एक अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था, उस संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया था, आज हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। और आज स्टॉप टीबी कैंपेन का जो एक थीम भी दिया गया है, यह वास्तव में उनके उन संकल्पों को ही मजबूती प्रदान करने और इस संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का है कि यस वी कैन इन टीबी। और इस थीम को भारत उस थीम के अनुरूप हम ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 21% देश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित कुल रोगियों में से 21% उत्तर प्रदेश में पाए जाते रहे हैं। और मुझे विगत 5 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, इनमें 16,90,000 टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उन सभी रोगियों को उपलब्ध करवाया गया है। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया, तो उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही है। प्रदेश के अंदर आज जब यहां पर वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर यह समिट आयोजित की जा रही है, तब आज पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 80,000 से अधिक डॉट्स किट वितरण करने की कार्रवाई अलग अलग जनपदों में भी वर्तमान में चल रही है। यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर उन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके स्वास्थ्य में वे भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें, इस दिशा में प्रदेश ने अपनी इस दिशा में बेहतर अभियान प्रारंभ किया है। खासतौर पर संचारी रोग नियंत्रण के लिए अभियान में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को उत्तर प्रदेश ने होने वाली मौत को 96% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 18,73,000 से अधिक गरीब लाभार्थियों को 2,277 करोड़ रुपए से अधिक की निःशुल्क उपचार की सुविधा
उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया है। भारत ने कोविड कालखंड के अंदर दुनिया के सामने इन जैसी महामारियों को प्रबंधन का एक मॉडल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए